मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम बात करते हैं एक नए विषय के बारे में, जो कि मुझे कल मैसेजेस में सबने बताया कि फॉरेन सेटलमेंट के बारे में हमें कैसे पता करना होगा कि ये जातक, प्रश्न को लगाकर हमें पता लगे कि ये जातक विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, विदेश जाने में अगर हम प्रश्न शास्त्र की बात करें, ये हमारे वैदिक और पराशरी ज्योतिष से थोड़ा सा भिन्न रहता है। अगर हमें इसमें पता करना हो कि जातक कैसे बाहर जाएगा, उसके लिए थोड़े से हाउसेस अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे हाउसेस की डाइवर्सिफिकेशन है वो अलग है। जैसे सातवां घर हमारे ओपोनेंट का घर होता है, तो यहाँ पर हर ओपोनेंट है जहाँ पर इंसान ने जाना है, इसलिए विदेश के लिए यहाँ पर भी हम सातवें घर को इक्वली कंसीडर कर सकते हैं। और पराश्री में हम लोग सेवंथ हाउस का सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि वो शादी का, पार्टनरशिप का और दैनिक रोजगार का घर होता है, लेकिन प्रश्न शास्त्र में सातवां घर है हमारे सामने वाले का, हर उस चीज़ को जिसका हमें सामना करना है वो सातवां घर है। इसीलिए विदेश में भी सातवां घर हमारे सामने वाले को दर्शाता है, मतलब जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वो ऑपोजिट हमारे साथ डील करने वाला भी हो सकता है और वो ऑपोजिट हमारे से ऑपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम विदेश के बारे में बात करें तो हमें कैसे कंसिडर करना होगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, ये हमारा होरोस्कोप है, जैसे हम हमेशा की तरह होरोस्कोप को लिंक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है डिटर्मिनेशन, कि सामने वाले बंदे की विदेश जाने के लिए डिटर्मिनेशन है कि नहीं है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल लगेगा। अगर 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा होगा, 9वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा होगा और लगन का मालिक लगन में बैठा होगा, इसका मतलब वो जो जातक प्रश्न लगा रहा है विदेश के लिए, उसकी पूरी डिटर्मिनेशन है विदेश जाने के लिए। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 12वें घर का मालिक, लगन का मालिक और 9वें घर का मालिक, अगर ये तीनों के तीनों अपनी ही राशियों में बैठ जाएं या अपने ही घरों को देखें, तो समझ लीजिए वो जो जातक है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिटर्मिनेशन में है कि वो जातक बाहर जाएगा कि जाएगा। अगर हम दूसरे घर की बात करें तो ये इनलैंड जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा घर ऐसी जर्नी है वो अपने देश के भीतर ही है। अगर मान लीजिए प्रश्न कुंडली में तीसरा घर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग आए तो वो जातक जर्नी तो करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से देश में बाहर नहीं जा पाएगा। वो जातक अपने ही देश के अंदर जर्नी करेगा, लेकिन वो जगह काफ़ी दूर हो सकती है। इसी प्रकार सातवां घर, सातवें घर के लिए एलियन हाउस भी कहा जाता है, मतलब हमारे ऑपोजिट, हमारे सामने वाला। इसमें जातक सातवें घर में ये कहा जा सकता है वो जातक हमारे से बिल्कुल भिन्न लोगों के साथ रहेगा। वो जगह हमारे देश की भी हो सकती है और हमारे देश के बाहर भी हो सकती है। सातवें घर का एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग होना ये दर्शाएगा कि वो जातक अपने से बिल्कुल अलग लोगों के साथ रहेगा, चाहे वो हमारे देश के अंदर हो, चाहे वो हमारे देश के बाहर हो। नौवां घर, जो कि पूरी ही तरह से रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल को। नौवें घर का स्ट्रॉन्ग होना या लग्न और कार्येश या कर्म स्थान के साथ लिंक बनाना जातक को विदेश जो भेजेगा वो नौवां घर भेजेगा। इसी प्रकार 12वां घर अननोन प्लेस का घर होता है, बिल्कुल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का घर होता है। 12वें घर का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है वो जातक बिल्कुल ही अननोन लोगों के पास जाएगा, जो ज़्यादातर विदेश के साथ ही लिंक किए जाते हैं। इसी प्रकार 8वें घर का भी छोटा सा रूल होता है। 8वां घर देश निकाला का घर भी माना जाता है, इसीलिए 8वें घर का स्ट्रॉन्ग होना देश निकाला जैसे शब्द या अपने देश से दूर हो जाने जैसे शब्दों को लिंक करता है। इसीलिए अगर मान लीजिए ये सभी के सभी घर स्ट्रॉन्ग हो जाएं किसी भी तरीके से, तीसरा अपने देश के अंदर अपने घर से दूर रहना, सातवां घर अपने से बिल्कुल भिन्न लोगों के साथ रहना, 8वां घर देश निकाला होना, 9वां घर फॉरेन ट्रैवल होना और 12वां घर जो होता है ये घर माना जाता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। अगर ये मैक्सिमम हाउसेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो जातक अपने कुलबे से, अपने परिवार से भिन्न लोगों के साथ भिन्न देश में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अगर 9वें घर का मालिक रेट्रो हो जाए, 9वें घर के मालिक का रेट्रो होना ना 9वें घर के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बैठना, वो जातक को एक बार विदेश जाके वापस जरूर अपने देश में बुलाता है, मतलब बंदे की जो अपने देश में एक बार वापसी जरूर होती है। इसके बाद देखिए जो हमारा कर्म स्थान है, कर्म स्थान हमारा 10वां घर माना जाता है। कर्म स्थान का मतलब होता है हर वो अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने स्टैंप लगाना है, जिस अथॉरिटी ने जिसको हमें अप्लाई करना होता है, या जिस लोगों के हाथ में हमारा विदेश जाना निश्चित है, वो लोग बाहर के विदेश के लोग, वहाँ के गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसीलिए अगर 10वां घर का मालिक 10वें घर को देखेगा या 10वें घर का मालिक स्ट्रॉन्ग होकर बैठेगा तो ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
अगर मान लीजिए किसी भी जातक का 10वें घर का मालिक अपनी ही राशि में बैठ जाए या वो अपने ही घर को देखे, तो इसका मतलब ये है ये वो जातक होंगे जिनका वीज़ा बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, कई बार क्या होता है, तीसरा घर हमारी डॉक्यूमेंटेशन का घर होता है, तीसरा घर हमारे कागज़ पत्रों का घर होता है, और तीसरा घर होता है हमारे किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का, कहा जाए वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई करने का, या हम ये भी कह सकते हैं हमारे आधार कार्ड या हमारे कोई भी प्रूफ या हमारे पासपोर्ट का घर तीसरा घर माना जाता है। जिन लोगों के तीसरा घर हैवीली अफ्लिक्ट होता है, उन जातकों के बहुत बार जो होता है उनके पासपोर्ट में या उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली राहु केतु के साथ जब कोई भी एक और मैलेफिक प्लैनेट तीसरे घर के ऊपर प्रभाव डालता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे जातकों की डॉक्यूमेंटेशन में या उनके अप्लाई करने में या किसी भी तरीके से उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए थर्ड हाउस के कमज़ोर होने से आप उनको अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने कागज़ पत्र, आपके डॉक्यूमेंटेशन, इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कई बार तीसरा घर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो नौवां घर होता है ये हमारे ओपोनेंट का कम्युनिकेशन होता है। हमारा तीसरा घर हमारे प्रूफ है, लेकिन हमारा ओपोनेंट 7वें घर से आता है और ओपोनेंट का जो तीसरा घर है नौवां घर होता है। इसीलिए नौवां घर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉरेन सेटलमेंट। नौवें घर का एक्सेसिवली वीक होना, कई बार सामने वाले जो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं उस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं जब नौवां घर बुरी तरह से खराब होता है। तो इस प्रकार हम एक प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं कि इस बार जो वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की गई है, इस बार जो उन्होंने पेपर अप्लाई किए हैं, तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे और ये रिजल्ट्स कितने को फलीभूत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो लग्न है उसका संबंध 12वें घर के साथ होता है। लग्न का 12वें घर के साथ एक्सचेंज होने का मतलब है कि ऐसे जातक खुद इनिशिएटिव लेते हैं बाहर जाने के लिए, खुद पहल करते हैं बाहर जाने के लिए। अगर तीसरा एफर्ट्स वाला घर और लगन का घर दोनों ही 12वें घर में बैठ जाएं, तो जातक अपने प्रयासों के द्वारा, अपने इनिशिएटिव के द्वारा वो जातक बाहर जाता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप अपनी प्रश्न कुंडली को बार बार लगाएं, ध्यान रखें और स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि लग्न का ही स्ट्रॉन्ग हो जाना या लग्न में गुरु और चंद्रमा का ही स्ट्रॉन्ग हो जाना, ये बहुत ज़्यादा ये बताता है कि ये जो क्वेरी उस टाइम पे आप कर रहे हो ये पूरी तरह से फलीभूत हो जाएगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्सन कई बार हमारे पास प्रश्न जब लगाने के लिए आता है, ये खास ऑब्जर्वेशन है, प्रश्न लगाने के लिए आता है लेकिन किसी रीज़न से वो प्रश्न तो कर बैठता है, लेकिन हमें वो प्रश्न लगाते लगाते कई बार 15-20 मिनट, कई बार आधा घंटा और कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हम प्रश्न में समय कौन सा लें, जब वो बंदे ने प्रश्न किया तब का, कि जब हम जजमेंट के लिए अपने कंप्यूटर के आगे बैठे या जब हमने होरोस्कोप रेडी किया। यहाँ पर प्रश्नकर्ता के आने के बाद जब हम अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रश्न लगाएंगे, वही प्रश्न लेना है, चाहे हमारा क्लाइंट हमसे 1 घंटा पहले ही क्यों ना आ गया हो। तो इस प्रकार आपने देखा, हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके प्रश्न के बारे में जज कर सकते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालते रहें, क्वेरीज करते रहें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन चीज़ों का आंसर देने के लिए। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, उसको लाइक ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए एक इंकरेजमेंट का काम करता है। थैंक यू सो मच।